नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा सब्सिडी बुक। हेडिंग डालिएगा सब्सिडी बुक। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बनाएंगे, सब्सिडी बुक क्या होता है। देखिए, हमको अकाउंटिंग प्रोसेस मालूम है। सोर्स डॉक्यूमेंट से सबसे पहले कहां पर एंट्री होती है? जर्नल में, बराबर है। हम लोग एंट्री करते हैं जर्नल में, डेट वाइज, डे वाइज। और ये टॉपिक हमने जो जर्नल का टॉपिक पढ़ा, उसमें हमको मालूम है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हम लोग दिन भर में करते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस हम लोग दिन भर में करते हैं, चाहे वो ट्रांजैक्शन परचेस का हो, या वो सेल का हो, या परचेस रिटर्न का हो, या सेल रिटर्न का हो, या कैश का कोई ट्रांजैक्शन है, या आपको कभी कोई बीआर मिलता है, या आप किसी को बिल पेबल देते हैं, या आप कोई एसेट परचेस करते हो, एटसेट्रा। ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, एसेट हो गया, या चलो और बात करते हैं, कोई भी टाइप के आपके एक्सपेंसेस है, कोई भी टाइप की इनकम है, मतलब आप जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एक ही बुक में रिकॉर्ड करते हो डेट वाइज। ये बुक कहलाती है जर्नल बुक, ये हमको मालूम है। मतलब एक मान लीजिए कि जर्नल बुक है जिसमें आप जो भी इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी दिन भर आ रही है, उसको सिस्टम से, सीक्वेंस से हम लोग लिखते आते हैं। पर प्रॉब्लम क्या होती है, जो अगर आपका बिजनेस बहुत छोटे लेवल पे है तब तो ये इजी है भाई, दिन भर में आप मान लीजिए 15, 20, 25, 30 एंट्री है, तो आराम से एक आदमी है जो जर्नल बुक लेके बैठता है और वो ट्रांजैक्शंस को लिखते जाता है। छोटे बिजनेस में पॉसिबल है कि एक आदमी सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर ले, बड़ी बात नहीं होती। लेकिन आप सोचिए, अगर आपका बिजनेस बड़ा है, जो भी बिग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, मान लीजिए जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, उसमें एक दिन में समझ लीजिए 200 ट्रांजैक्शंस होते हैं। 200 ट्रांजैक्शन, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक दिन में 200 ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब 200 ट्रांजैक्शन को एक आदमी के लिए रिकॉर्ड करना मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि उस आदमी को एंट्री पास करनी है, उस आदमी को नरेशन लिखना है, उस आदमी को डॉक्यूमेंट के लिए प्रॉपर फाइल मेंटेन करना है। तो ये एक आदमी के लिए, एक एग्जांपल के रूप में बोलता हूं कि मान लीजिए एक आदमी 50 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकता है एक दिन में, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, मतलब दिन भर वो एफिशिएंसी से भी काम करेगा ना, तो एक आदमी 50 से ज्यादा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। और दिन में ट्रांजैक्शन कितने हो रहे? 200। और आप सोचना, जैसे जर्नल में तो क्या होता है, हर दिन एंट्री करनी होती है। आज 200 ट्रांजैक्शन है तो आज का आज रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आज रिकॉर्ड नहीं करोगे तो कल फिर 200 ट्रांजैक्शन होने वाले। आज आपने 50 ही एंट्री पास किया तो 150 ट्रांजैक्शन का बैकलॉग हो गया वो। और सोचो ना, बुक तो एक ही है ना, इसी बुक में लिखना है आपको, तो फिर कैसे होगा कैसे? क्या ऐसा करें, क्या 4 आदमी रख लेते हैं, एक बुक है और 4 आदमी को बैठा देते हैं, तो कोई आपका पर्पस सॉल्व हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 आदमी एक बुक में एंट्री कैसे करोगे आप? पॉसिबल नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, कि जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके लिए एक आदमी के लिए सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता, तो उनको एक सिस्टम दिया गया है। वो लोग क्या करते हैं, वो जर्नल जो एक बुक है ना, जर्नल के सब डिवीजन कर लेते हैं। जर्नल के सब डिवीजन कर लेते हैं, मतलब जर्नल को अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। बुक जर्नल ही है पर इनको अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे मान लीजिए अब ये कितने हिस्सों में बटेगा, तो एज सच कोई रूल नहीं है, लेकिन मैं इन जनरल आपको बोलता हूं, ये लोग जर्नल को 8 बुक में डिवाइड कर लेते हैं। कितनी बुक में? 8 बुक। मतलब जर्नल इज नॉर्मली डिवाइडेड इनटू 8 बुक्स। तो इसको मैं बोलता हूं सब डिवीजन ऑफ जर्नल। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने क्या किया, एक जर्नल में एक आदमी एंट्रियां पास नहीं कर पाएगा, तो इन्होंने क्या किया, जर्नल के 8 हिस्से बना लिया, 8 अलग अलग बुक बना दी। सब जर्नल है,
हर कोई बुक जर्नल है, पर 8 भाग में डिवाइड कर लिया। अब ये क्या क्या नाम होगा? एक बुक को नाम दे दिया परचेज बुक, दूसरे को नाम दे दिया सेल बुक। आपको मालूम है ना गुड्स के बारे में 4 वर्ड होते हैं, चार वर्ड कौन कौन से होते हैं गुड्स के बारे में? एक हो गया, एक का नाम दे दिया परचेस रिटर्न बुक, एक का नाम दे दिया सेल रिटर्न बुक। इसके बाद हर ट्रांजैक्शन में, हर बिजनेस में कैश के ट्रांजैक्शन होते हैं, तो एक को नाम दे दिया कैश बुक। इसके बाद बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक, इसके बारे में बात करेंगे अपन, बिल रिसीवेबल बुक और बिल पेबल बुक। और हर ट्रांजैक्शन का तो अलग अलग बुक मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो 7 बुक आपने मेंटेन किया, और बचे कुछ जो ट्रांजैक्शन है ना वो एक बुक में मेंटेन करेंगे, उस बुक को बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। तो ये 8 हिस्सों में हमने जर्नल को डिवाइड किया। अब ये 8 हिस्सों में डिवाइड करना कंपल्सरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, ये आपके बिजनेस के वॉल्यूम को देखते, आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन को देखते हुए आपको डिसाइड करना है। शुरू से नहीं आ रहा था कि अभी नहीं आ रहा था? अच्छा, तो ये क्या किया आपने, जर्नल के कितने हिस्से बना दिए? 8 हिस्सा। तो ये जो हर एक बुक है ना, हर एक बुक है, परचेज बुक, सेल बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, कैश बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर, ये हर एक बुक कहलाती है सब्सिडी बुक। हर एक बुक क्या कहलाती है? सब्सिडी बुक। मतलब हम ये बोलेंगे कि इस बिजनेसमैन ने, इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने 8 सब्सिडी बुक मेंटेन की है। कितनी सब्सिडी बुक? 8। तो कुल मिला के सर जर्नल का ही एक डिवीजन है। आप ऐसा समझिए दोनों में चीज वही हो रही है। जो छोटा बिजनेसमैन है ना उसके 20 ट्रांजेक्शन हो रहे, परचेज भी हो रहा है, सेल भी हो रहा है, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, 20 ट्रांजेक्शन हो रहे दिन में, तो वो पूरे के पूरे 20 ट्रांजेक्शन को एक ही बुक में लिख रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? जर्नल। छोटा आदमी है। और बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, उनके ट्रांजेक्शन 200 है, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं कि एक आदमी सारी एंट्रियां खुद पास करे, तो वो क्या करते हैं, जर्नल के अलग अलग हिस्से बना देते हैं। हर एक हिस्से को क्या बोलते हैं? सब्सिडी बुक। हर एक बुक को क्या बोलते हैं? सब्सिडी बुक। दोनों वही काम करें, पर अच्छा इससे फायदा क्या होगा मालूम आपको? अगर आपने 8 बुक बनाई तो क्या होगा? 8 आदमी लगा सकते हो, 8 एम्प्लॉय लगा सकते हो, काम बढ़ गया ना सर। जर्नल में तो एक ही आदमी रहेगा, पर सब्सिडी बुक में आपका बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप क्या करेंगे? 8 आदमी लगा सकते हो। एक आदमी को बोल दिया तू बैठ, तू केवल परचेस बुक मेंटेन कर, तेरे को परचेस की एंट्री करनी है। दूसरे आदमी को क्या बोला? जब भी सेल होगा उसकी एंट्री तू करना, ठीक है। तीसरे को क्या बोला? परचेस रिटर्न की एंट्री तू करना, एंड सो ऑन। तो ट्रांजेक्शन्स पूरे रिकॉर्ड हो रहे, उसमें एक आदमी करता था, इसमें जो ट्रांजेक्शन जिस बुक में आना चाहिए वो उस एम्प्लॉय उस बुक को एंट्री करेगा, तो इट इज कॉल्ड एज सब्सिडी बुक। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे कि फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट है, आपके 4 पेपर है, मतलब कुछ कुछ सब डिवीजन भी है। तो मान लीजिए आप क्या करते हैं, अगर आप एक ही रजिस्टर लेके आते हो, कई लोग होते हैं एक रजिस्टर लेके आते हैं घर से, फिर क्या करते हैं, इधर अकाउंट चालू होता है, 15-20 पन्ने छोड़ के अचानक से मैथ चालू हो जाता है, फिर वो कॉपी का पन्ना पलटता है, ऐसा उल्टी होती है कॉपी, और इसके बाद कहीं इकोनॉमिक्स चालू होता है, फिर अचानक से लॉ भी आता है बीच बीच में, फिर बीसीके और इंग्लिश भी कहीं कहीं बीच बीच में पैराग्राफ में आते हैं। तो वो एक बुक मेंटेन कर रहा है फाउंडेशन का, छोटा आदमी है, क्या मेंटेन कर रहा है? जर्नल। छोटा आदमी है ना। और कुछ लोग क्या करते हैं, बराबर सिस्टम से चलते हैं, 4 सब्जेक्ट है, 4 कॉपी लेके आएंगे, 4 भी नहीं 6 लेके आएंगे, भैया इकोनॉमिक्स अलग है, बीसीके अलग है ना, इधर इंग्लिश अलग है, लॉ अलग है। तो वो लोग बड़े आदमी है, क्योंकि वो क्या करे, उनका बड़ा कारोबार है सब्सिडी बुक। सब्सिडी बुक कौन मेंटेन करता है बोलो? तो अलग अलग कॉपी मेंटेन, दोनों वही काम करें, दोनों वही काम करें। एक जन सब चीज को एक ही बुक में लिख रहा है और एक जन क्या कर रहा है, हर चीज को अलग अलग बुक में मेंटेन कर रहा है। काम वही है, मतलब जर्नल और सब्सिडी बुक दोनों सेम है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है, दोनों का वर्किंग करने का तरीका अलग होगा, ठीक है। और जैसे देखिए, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सोर्स डॉक्यूमेंट से ट्रांजैक्शन या तो जर्नल बुक में जाएगा या फिर सब्सिडी बुक में जाएगा। ये अलग चीज नहीं है सर, समझ लेना, ये जर्नल का ही एक डिवीजन है, करेक्ट। 2 अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। और नेचुरली क्या होगा सर, इसके बाद आपने जर्नल या सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड किया तो वहां से फिर कहां जाता है, लेजर में, करेक्ट। तो अब हम लोग को यही सीखना है कि सब्सिडी बुक में, कौन सी सब्सिडी बुक में
क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, पहली बात, और दूसरा उन ट्रांजैक्शन को कैसे सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड करते, तरीका थोड़ा सा अलग होगा, चीज वही है पर तरीका अलग होगा। अब जैसे मैं बात करता हूं, सबसे पहले बात करते हैं अभी मैं दो बुक की बात करता हूं जिसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बाकी जैसे जैसे बुक आएगी हम लोग आगे बढ़ते आएंगे। और सबसे पहले बात करते हैं परचेज बुक। अच्छा एक काम करो, एक बार नाम बताना जरा सब्सिडी बुक के क्या क्या नाम है, और एक मिनट और ये मानना हम लोग 8 बुक मेंटेन करें, ऐसा एज्यूम करना, ठीक है। हाँ बोलिए क्या क्या है। परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, कैश बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर, ये 8 प्रकार की बुक हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। अब ये जो परचेज बुक है, परचेज दो ऐसा एक एज्यूम करना, हम लोग बड़े बिजनेसमैन है, हमारे 8 आदमी बैठे हैं अलग अलग बुक लेके, ठीक है, और जो भी ट्रांजैक्शन आएगा, जो भी बिल आएगा उसको, अच्छा ऐसा होगा क्या कि एक ट्रांजैक्शन को 2 लोग रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं सर, एक ट्रांजैक्शन को एक ही आदमी रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। अब मेरा सवाल है आपसे, जो परचेस होता है, ये परचेस 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा? एक हो सकता है कैश परचेस और एक हो सकता है क्रेडिट परचेस। कैश परचेस अगर होगा तो वो कौन, मतलब डाउट मेरे को 2 ही है कि जो कैश परचेस होगा वो परचेस बुक वाला रिकॉर्ड करेगा या उसको कैश बुक वाला रिकॉर्ड करेगा? कैश बुक वाला। कैश बुक का मतलब ही क्या हुआ, कोई भी कैश आया या कोई भी कैश गया वो जिस बुक में रिकॉर्ड होगा उसको क्या बोलेंगे? कैश बुक। तो ये जो कैश बुक है इसमें क्या रिकॉर्ड होगा? ऑल कैश ट्रांजैक्शन। कभी भी कोई पैसा आया या पैसा गया, पैसे आए या पैसा गए किसी भी पर्पस के लिए, तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, हाँ, तो ये कैश बुक तो अपने कहां रिकॉर्ड कर दिया? कैश बुक में। तो क्या वही वाला परचेज बुक में भी रिकॉर्ड होगा क्या? नहीं सर, एक ट्रांजैक्शन एक ही बुक में रिकॉर्ड होगा, एंट्री तो एक ही जन बनाएगा। तो क्रेडिट परचेज कहां रिकॉर्ड होगा बोलिए? परचेज बुक। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा परचेज बुक है ना, इसमें क्या रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। पूरा बोलना, क्रेडिट परचेस मत बोलना, गलत हो जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। क्यों मालूम आपको? हम लोग एसेट भी तो क्रेडिट में खरीदते हैं, तो एसेट खरीदोगे वो यहां पर रिकॉर्ड नहीं होगा। ये परचेस बुक के गुड्स वाला बुक है, ठीक है, तो इसमें क्या रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। तो बता सकते हैं क्या सेल बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। क्या रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। चलो पूरा ही लिख देते हैं, 8 एक बार समझ लेते हैं, बुक आगे आएगी, ध्यान रहेगा आपको, बड़ी बात ही है। हाँ, तीसरा नंबर है परचेस रिटर्न बुक। परचेस रिटर्न बुक में जैसे समझिएगा, परचेस रिटर्न परचेस से रिलेटेड है। मैं परचेस 2 टाइप का करता हूं, कैश परचेस, क्रेडिट परचेस। अगर मैंने कैश परचेस किया था और वो गुड्स मैंने रिटर्न कर दिया, तो क्या लगता है कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगा? अगर मैंने कैश परचेस किया था और वो गुड्स मैंने रिटर्न कर दिया, वो कहां पर रिकॉर्ड होगा? कैश बुक। क्यों कैश बुक में लग रहा है आपको? क्योंकि अगर मैं पैसा दे के गुड्स लाया था, तो मैं जब गुड्स वापस करूंगा मुझे पैसा मिलेगा, तो मेरे पास कैश आएगा, मतलब कहां रिकॉर्ड होगा? कैश बुक। तो बता सकते हैं क्या परचेस रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? जो गुड्स हमने क्रेडिट में परचेस किया था वो अगर रिटर्न होगा तो वो कहां रिकॉर्ड होगा? परचेस रिटर्न बुक। नोट कर लीजिएगा। रिटर्न ऑफ गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। जो गुड्स हमने उधार में खरीदा था वो अगर आप रिटर्न करोगे तो वो कहां रिकॉर्ड होगा? परचेस रिटर्न बुक में। कैसे रिकॉर्ड होगा बाद में बात करेंगे, पहले ये तो समझ ले कौन सी बुक में क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने वाले हैं। तो आप बता सकते हैं सेल रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? जो गुड्स हमने क्रेडिट में सेल किया था वो अगर वापस आ गया हमारे पास, तो कहां रिकॉर्ड होगा? सेल रिटर्न बुक। तो रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट।
हमने उधार में जो गुड्स बेचा था, अगर वो वापस आ गया, इट विल बी रिकॉर्डेड इन सेल रिटर्न बुक। अच्छा, ये तो आ गया कैश बुक। और ये जो कैश बुक वाला जो है ना, ये आपका चैप्टर ही अलग है, तो हम लोग इस टॉपिक में कैश बुक के बारे में बात ही नहीं करेंगे। कैश बुक का पूरा चैप्टर ही अलग है, अगला चैप्टर ही अपना कैश बुक का है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये वैसे बाद में बात आएगी, लेकिन फिर भी एक बार छोटा सा अपन बात कर लेते हैं। बिल रिसीवेबल बुक, या चलो सर एक काम करते हैं, इसको भी डैश करके छोड़ देना, एंट्री के साथ मैं इसको बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये बिल रिसीवेबल, बिल पेबल को एक बार छोड़ना। अब आप ये बताइए, जर्नल प्रॉपर में क्या रिकॉर्ड होगा? ऐसे ट्रांजैक्शन जो किसी बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे, ऐसे कोई ट्रांजैक्शन आपने किया जो सात में से कोई भी एक बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, इट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। तो इसको लिख सकते हैं बैलेंस ट्रांजैक्शन, बैलेंस या रिमेनिंग। ऐसे ट्रांजैक्शन जो इन सात में से कोई बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, ये रिकॉर्ड होगा अपना जर्नल प्रॉपर। और ये जर्नल प्रॉपर क्या है मालूम आपको? वही अपना जर्नल, उसी को नाम क्या दे दिया? जर्नल प्रॉपर, जिसमें एंट्री पास होगा, एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट। बाकी जो सब्सिडी बुक अभी अपन बात करने वाले ना, इसमें एंट्रियां पास नहीं होती, इसका तरीका ही अलग है। और ये जर्नल प्रॉपर जो वर्ड है ना, इसका मतलब है जर्नल। ठीक है, एक आदमी को बैठा दिया, उसको क्या बोला, देख भाई ये सात लोग एंट्री नहीं कर पा रहे ना, अगर इनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन या तो वो सारी एंट्री, बची कुछ एंट्री तुम करना, तुम जर्नल लेके बैठो, उसका नाम क्या है? जर्नल प्रॉपर। कोई एग्जांपल दे पाएंगे क्या? हाँ, क्रेडिट परचेस ऑफ एसेट, बिल्कुल सही है। क्रेडिट परचेस ऑफ एसेट, थोड़ा सा सोचते भी जाते। अगर मैंने कोई एसेट उधार में खरीदा, तो जरा सोचना, परचेस बुक में आएगा क्या? नहीं, परचेस बुक में तो गुड्स आता है। अच्छा, सेल, परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न तो फालतू है। कैश बुक में आएगा क्या? नहीं, कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। अब क्या बचा? बीआर, बीपी, ये भी नहीं है ना, तो ये बिल रिसीवेबल है ना, ये बिल पेबल है। तो केवल कौन सा बुक बचा? जर्नल प्रॉपर। हाँ, और कोई एग्जांपल? हम लोगों ने ओपनिंग एंट्री की थी, याद है आपको? तो ओपनिंग एंट्री क्या बनाए थे बताइए? ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल लायबिलिटी अकाउंट। आप सोचो ना, ये जो एंट्री है, क्या ये परचेस है? क्या नहीं है, ये किसी बुक में नहीं आ पाएगा, तो वो कहां पर आएगा? जर्नल प्रॉपर में। एडजस्टमेंट एंट्री, जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्री होती है, आउटस्टैंडिंग का, प्रीपेड का, ये सब एंट्रियां किस में होगा? जर्नल प्रॉपर, एटसेट्रा। बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, ये एडजस्टमेंट आ गया, क्लोजिंग एंट्री हो गया, क्रेडिट परचेज ऑफ सेल हो गया। ये जितने भी इस टाइप के बुक है, ट्रांजेक्शन है, जो किसी बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, वो कहां रिकॉर्ड होगा? जर्नल प्रॉपर। प्रोविजंस भी इसी में आएगा, बिल्कुल। जितने भी प्रोविजंस की एंट्री होती है वो भी इसी में आएगा। डेप्रिशिएशन की भी एंट्री आएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं सर, ये दो तीन बस जस्ट एग्जाम्पल समझने के लिए लिख लो। बैंक के ट्रांजेक्शन जो होंगे ना, ये या तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, और अगर मैंने कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शन केवल रिकॉर्ड किया है, तो बैंक ट्रांजेक्शन भी अपना कहां पे होगा? जर्नल प्रॉपर। और देखिए, कोई भी चीज लगा लो ना, जैसे इनका एक एग्जांपल है लॉस बाय फायर। क्या लगता है सर आपको, लॉस बाय फायर की एंट्री क्या बनेगी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस। चलो दिमाग लगाओ, बताओ कौन सी बुक में आएगा? क्या परचेस बुक में आएगा? क्या परचेस है ही नहीं। परचेस बुक में केवल क्या आता है बताओ? जब जब आप क्रेडिट परचेस करते हो, तो परचेस बुक में केवल क्रेडिट परचेस आएगा। अगर लॉस हो गया तो एंट्री बनाना पड़ेगा, वो परचेस बुक में नहीं आएगा। तो परचेस बुक में नहीं आएगा तो कहां जाएगा? सीधा जर्नल प्रॉपर। ऐसे ट्रांजेक्शन, मतलब आपके दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो ट्रांजेक्शन किसी बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है ना, तो वो सब कहां पर आएगा? जर्नल प्रॉपर। लॉस बाय थेफ्ट हो गया, या आपने गुड्स को चैरिटी के रूप में दे दिया, ये जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सब कहां पे रिकॉर्ड होगा? जर्नल प्रॉपर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं परचेज बुक का। सबसे पहले बात करते हैं अपन परचेज बुक का। एक बात सोचिएगा जरा, ये परचेज बुक
इसको लिखिएगा मत जो मैं अभी बता रहा हूं आपको। परचेस बुक में क्या लिखने वाले हैं बताएंगे क्या? क्रेडिट परचेस और गुड्स, बिल्कुल सही है। मैं आपसे 2-3 एग्जांपल लेता हूं। एक आदमी है जो आपका परचेस बुक लेके बैठा है, उसको केवल एक ही काम है, वो काम क्या है? क्रेडिट परचेस होगा तो रिकॉर्ड करेगा। हमने एक्स से गुड्स खरीदा, एंट्री क्या बनाओगे? परचेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, ठीक है, जो भी अमाउंट है 2 लाख रुपए। फिर वाई से गुड्स खरीदा, एंट्री क्या बनाएगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू वाई। फिर जेड से गुड्स खरीदा, एंट्री क्या बनाओगे? परचेस अकाउंट डेबिट टू जेड। इसका मतलब आप देख पा रहे होगे, उसको एक अकाउंट तो हमेशा डेबिट करना ही है, परचेस अकाउंट, मतलब इसकी जिंदगी में एक ही एंट्री है, एक अकाउंट तो डेबिट है ही है, एक अकाउंट दूसरा जो नाम है वही लिखना है। तो इसको ये बोला गया तो एंट्री पास ही मत कर। क्यों एंट्री पास कर रहा है? हर बार परचेस को डेबिट कर रहा है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? परचेस को डेबिट ही मत कर। इस बुक का नाम ही क्या है? परचेस। तो इसमें तू ना परचेस एंट्री मत पास कर, तो एक काम कर, बस जिनसे जिनसे गुड्स खरीद रहे ना उनका नाम लिखते जा। और तेरे पास टाइम तो बहुत है क्योंकि तू खाली परचेस की एंट्री कर रहा है, तो थोड़ा सा ना डिटेल में बना, थोड़ा सा जो ये रिकॉर्ड है ना अपना परचेस बुक है ना, थोड़ा सा डिटेल में बना, ताकि तेरी बुक को देखकर हमको यह समझ आ जाए कि गुड्स का एमआरपी क्या था, इसका ट्रेड डिस्काउंट क्या था, नेट अमाउंट क्या है, टैक्स कितना लगा, फ्रेट कितना लगा। थोड़ा काम कर तो डिटेल में काम कर, क्योंकि एंट्री तो कुछ नहीं है तेरे भाई। और तेरे को भाई, इसको किसी बच्चे को भी बैठा दो आप कि तेरे को कोई एंट्री नहीं, बस जिससे गुड्स खरीद रहा है ना उसका नाम लिखते आ रहा है। तो इसका मतलब इससे 2-3 फायदे होते हैं। एक तो क्या है, इसको गलती होने की संभावना खत्म है। गलती हो सकती है क्या? है ही नहीं ना। उसको एक एंट्री जिंदगी में उसको समझनी है, परचेस अकाउंट डेबिट टू जिससे खरीदा वो, और उसको क्या होता है कोई मतलब ही नहीं है। तो इसके लिए गलती होने की संभावना खत्म। अच्छा, बार बार एक ही काम करोगे तो फास्ट होगा। बार बार एक काम करने से क्या होता है? आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो ये सब वजह होता है जिसके लिए क्या करते हैं अपन लोग? सब डिवीजन। तो अब मैं डायरेक्ट एक काम करता हूं सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं अपन, तो बाकी थ्योरेटिकल पार्ट अपना वहीं कवर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो, जो अपन ने भी सब्सिडी बुक जी की जो बात करें ना, एग्जाम में सब्सिडी बुक आने की संभावना कम है, बहुत कम है। बहुत इजी ना, तो इंस्टीट्यूट नहीं देता। पर ये जो सब्सिडी बुक है, ये एक टॉपिक है जो हर बार एग्जाम में आता है, उसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज है। मतलब रेक्टिफिकेशन के टॉपिक में सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है ना, वो होता है सब्सिडी बुक से कैसे अकाउंटिंग होती है उसको लेकर। मतलब ये चैप्टर सुन लो, एज सच एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, भले है भी बहुत छोटा टॉपिक। 3 घंटे मेरे लिए, कितना घंटा रिजर्व किया इसके मेरे लिए? 3 घंटे रिजर्व किए इसके लिए, सब्सिडी बुक के लिए। 3 घंटे में टॉपिक खत्म हो जाएगा। पर ये यूज कहां होगा? रेक्टिफिकेशन। और वो ऐसा टॉपिक है जो हर बार गारंटेड एग्जाम में आता है, तो ये उसका बेस बन रहा है, समझ लो आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते अपन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा देखिए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेस बुक एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। आपको सब्सिडी बुक बनानी है और साथ में क्या करना है, उसको लेजर में पोस्टिंग भी करना है। हम लोग को मालूम है सब्सिडी बुक बना दिया मतलब जर्नल में एंट्री हो गई एक तरीके से, और उसके बाद वहां से कहां जाएगा? लेजर। तो दोनों काम करने हैं आपको। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं जो रूल्स बताऊंगा ना इसको दिमाग में छाप लेना। रेक्टिफिकेशन में वो लोग बहुत तकलीफ पाते हैं जिनका सब्सिडी बुक इतना आसान है लेकिन जो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो अच्छे से समझिएगा वहां के लिए। अब एक बार मैं रीड कर रहा हूं क्या क्या इंफॉर्मेशन है, देखिए। परचेस फ्रॉम अजय एंटरप्राइजेस दिल्ली, मतलब क्रेडिट परचेस है। अच्छा, एक बात और आपके दिमाग में होना चाहिए, हम परचेस बुक बनाने हैं तो हमको कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं?
ऑनली क्रेडिट परचेज। कई बार क्या होता है मालूम आपको, क्वेश्चन में ना बीच बीच में चुपचाप कैश परचेज देता है या बीच बीच में चुपचाप ना एसेट परचेज दे देता है, वो आएगा क्या? नहीं आएगा। ध्यान रखना, हम लोग केवल क्या रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ओके। हाँ, क्या कर रहे हैं? 100 डजन रैक्सोना हवाई चप्पल, चप्पलों का काम है इसका, एट द रेट ऑफ 120 रुपए पर डजन। एक डजन मिल रहा है आपको 120 में, 10 रुपए का एक चप्पल। ठीक है, आगे देखो, पालकी लेदर चप्पल 300 रुपए पर डजन। ठीक है, मतलब ये जूते चप्पलों का काम कर रहे हैं। आगे बढ़िए, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, सबको इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी देता है। और इसके बाद फ्रेट चार्ज रुपीज 150, फ्रेट लगाता है 150 रुपए। पहले मैं एक काम कर रहा हूं, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं यहां पे, मान लीजिए आपने गुड्स परचेस किया 10,000 रुपए का, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसका। इसके बाद ट्रेड डिस्काउंट आपको दिया है 10% का, और उसके बाद आपको दिया है फ्रेट 150 का। जरा सोच के मेरे को बताना इसकी एंट्री क्या रिकॉर्ड होगी। वर्किंग करना अपनी कॉपी में रफ, पीछे के ना 4-5 पन्ने रफ रखे करो, और कभी कुछ मैं ऐसा कोई क्वेश्चन देता हूं ना तो रफ में बनाया करो। पीछे में लिखो ना जरा क्या लग रहा है आपको, एंट्री सोचना है, मैं बोलूंगा तब बताना है। अभी आप सोच के रखिए, हर कोई आपको एंट्री बनानी ना, एंट्री जो जनरल एंट्री बनाते ना वो एंट्री आपको बनाना है इस ट्रांजैक्शन का। 10,000 का एमआरपी है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, और फ्रेट चार्ज हुआ, ये मैं परचेस की बात कर रहा हूं, हमने जिससे गुड्स खरीदा उसने फ्रेट चार्ज किया 150 रुपए का। तो आपको इस ट्रांजैक्शन का एंट्री बताना है, एंट्री। और ये मान लो ये हमने परचेस किया है फ्रॉम एक्स, हमने एक्स से परचेस किया है, ऐसा मान लो। हाँ, कितने लोग की एंट्री बन गई? हाथ उठाएंगे जितने लोगों ने एंट्री बना ली। ओके, काफी लोगों ने बना ली। स्टार्ट करते। पहले मेरे को कैलकुलेशन बताना क्या करा। 10,000 है, ट्रेड डिस्काउंट 10% को क्या करोगे? माइनस, बिल्कुल सही है। 1,000 रुपए क्या कर देंगे? माइनस, कितना बचा? 9,000। अच्छा, ये जो बिल है ना, ये परचेस का बिल कौन बना रहा है? अपन बना के दे रहे हैं कि वो बना के दे रहा है? अपन बना के देते हैं कि वो बना के देगा ना, एक्स। आप गुड्स खरीद रहे हो, आप थोड़ी बिल बना के दे के रहोगे। अपन मॉल से गुड्स खरीदते हुए अपन बिल बना के लेके आते हैं क्या? ये लोग खरीद रहा हूं मैं, ये बिल रखो, कि बिल लेता हो आप, बिल लेते हो ना, तो ये बिल हमेशा कौन देता है? जो बेचता है। तो सामने वाला अपने को गुड्स बेच रहा है, तो हिसाब दिया, 10,000 का एमआरपी है, माइनस 1,000, 9,000 बचा। और वो क्या बोलता है? मैं आपके ऊपर 150 का फ्रेट चार्ज करूंगा, क्योंकि मैंने ट्रक वाले को पैसा मैंने दे दिया और ये पैसा मैं आपसे लूंगा, इसीलिए तो क्या बोला? फ्रेट चार्ज किया। तो अमाउंट कितनी हो गई? ये बोला इतना पैसा बैलेंस है, बैलेंस अमाउंट इज 9150, भेज देना। ये उसने अपने को बिल दिया। अब ये बिल अपने पास आया, इसको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। इसको देखकर अगर मैं जनरल में एंट्री बनाता हूं तो एंट्री क्या बनाता हूं? बोलो क्या बनाया एंट्री? अच्छे से बोलना। परचेस अकाउंट डेबिट कितना? 9150, 9,000। वेरी गुड। और क्या? फ्रेट अकाउंट डेबिट कितना? 150। और बोलिए 2x कितना? 9150। आप जब गुड्स खरीदते हो उस पे जो फ्रेट लगेगा वो फ्रेट अकाउंट में अलग से डेबिट होगा, उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड। परचेस पे जो फ्रेट होता है उसको बोलते हैं फ्रेट इनवर्ड। तो आप फ्रेट इनवर्ड भी लिख सकते हैं, केवल फ्रेट भी लिख सकते हो। पर हां, अगर आप कोई एसेट खरीदते हो उस पे जो फ्रेट लगेगा तो क्या फ्रेट को डेबिट करोगे क्या? उस केस में किस में जुड़ जाता है? एसेट में, क्योंकि वो रूल है एसेट का। ओके, हाँ ये एंट्री अपनी बननी चाहिए। मतलब कुल मिला के ना, मैं अब जरा देखना, मैं परचेस बुक में एंट्री क्या पास करूंगा, मतलब परचेस बुक में रिकॉर्डिंग कैसे होगा। मेरे को परचेस बुक में रिकॉर्ड, ये पूरे बिल को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना है। अपन परचेस बुक में एंट्री किसको देख के करेंगे? तो ये परचेस का बिल है,
एक्स का बिल आया जिसमें लिखा है एमआरपी 10,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 1,000, नेट अमाउंट 9,000 प्लस फ्रेट 150, अमाउंट ड्यू 9,150। अपन क्या करते हैं, परचेस बुक वाला ना काम डिटेल में करता है, क्योंकि इसको कोई नए काम नहीं करना है, एक ही काम करना है तो अच्छे से करता है वो। तो वो क्या करता है, ये पूरी चीजों को कॉलमर फॉर्म में बनाता है। किस में बनाता है, कॉलमर फॉर्म। अभी आपने कोई 11-12 में फॉर्मेट कुछ अलग पढ़ा था, पर मैं जो फॉर्मेट बता रहा हूं ना, आप इसको फॉलो कीजिएगा। मैं उसका लॉजिक भी दूंगा आपको कि क्यों आपको फॉलो करना चाहिए वो फॉर्मेट। तो अब जरा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बाकी भी एक बार देख लेते हैं और क्या क्या है। अभी देखो, जूते खरीद रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट फ्रेट चार्ज, वही वाली बात है। तीसरा, तृप्ति इंडस्ट्री, अगेन उधारी वाला है, शूज खरीदा, चप्पल खरीदा, ट्रेड डिस्काउंट फ्रेट चार्ज। मतलब आप देख सकते हैं तीनों में कॉमन चीज है, एमआरपी है, ट्रेड डिस्काउंट है, फ्रेट चार्ज किया तो नेट टोटल अमाउंट अपना आ जाएगा। अब इसके बेस पर परचेस बुक का एज सच कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं है सर, कस्टमाइज करना पड़ेगा आपको। मतलब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखते हुए आपको फॉर्मेट्स बनाने पड़ते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 क्वेश्चन बनाओगे तो आप सीख जाओगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे फॉर्मेट बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग। सॉल्यूशन 1, पेज नंबर 38। सॉल्यूशन 1, पेज नंबर 38 स्टार्ट कीजिएगा। अब एक बार ध्यान से मेरे फॉर्मेट को देख लेना, और आपके 11 के फॉर्मेट को यूज मत करना। आपको वो इजी लगता होगा पर यूज मत करना, उसका मैं कारण बताऊंगा। देखो यहां पे मैं कॉलम कैसे बनाने वाला हूं। सबसे पहले तो किसका कुछ नाम दिया है क्या, बस परचेज बुक बनाना है, लिख दो परचेज बुक, लिख लो परचेज बुक। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी कैलकुलेशन है ना जो हम लोग करने वाले हैं, जो कैलकुलेशन बिल में दिया हुआ ना, मैं पूरे कैलकुलेशन बताने वाला हूं कॉलम्स के द्वारा। थोड़ा बताना क्या क्या लग रहा है, कॉलम क्या क्या बनना चाहिए। बिल्कुल सही है, एक कॉलम तो पक्का किसका बनेगा, डेट का। अभी लिखना मत, एक बार फॉर्मेट देख लो फिर आप खींचेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, एक कॉलम बन गया डेट का, उसके बाद कॉलम बनेगा अपना पर्टिकुलर्स का। बिल्कुल सही है सर। इसके बाद लेजर फोलियो, इधर से लेजर में जाएगा ना, ये जर्नल है समझ लो, यहां से कहां जाएगा, लेजर में। तो एक कॉलम क्या बना चाहिए, लेजर फोलियो। ये तो कॉमन फॉर्मेट आ गया, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो। हर परचेज बुक के हर क्वेश्चन में ये कॉलम तो आपका बनेगा ही बनेगा। और अब के जो कॉलम है ना वो कस्टमाइज होगा। तो आप मेरे को सोच के बता सकते हैं मैं ऐसा क्या क्या कॉलम बनूं कि मेरा पूरा कैलकुलेशन दिखते जाए बराबर। मतलब पूरा, मतलब कहां तक ले जाना है मेरे को मालूम, इतना अमाउंट दिया है, ये अमाउंट आया कैसे, ये मैं पूरा कैलकुलेशन करके बोलना चाहता हूं। बोलिए सर, क्या लिखूं मैं, इसको मैं ग्रॉस अमाउंट लिख दूं क्या, वो रेट वेट तो अंदर आ जाएगा ना पर्टिकुलर्स के कॉलम में। यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ग्रॉस अमाउंट, मतलब एमआरपी। ग्रॉस अमाउंट का मतलब क्या हुआ, एमआरपी। हां, अगले कॉलम बोलना, इसके ऊपर मुझे क्या मिला, ट्रेड डिस्काउंट। तो एक कॉलम में किसका बनाऊंगा, ट्रेड डिस्काउंट। इससे क्या क्या होगा बोलो, ग्रॉस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने से क्या आएगा, नेट अमाउंट। तो यहां पर मैं लिख दूंगा नेट अमाउंट। हां, उसके बाद क्या होगा बोलो, हां फिर उसने फ्रेट भी चार्ज किया, तो ये अगला कॉलम हो जाएगा फ्रेट का। और फिर क्या आएगा, अमाउंट पेबल, इतना पैसा अपने को देना है। अब बनाइए कॉलम, इनवॉइस नंबर दिया नहीं ना इसमें, अगर देखिए अगर दिया रहेगा ना क्वेश्चन में तो वो भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ये पूरा कस्टमाइज होता है, जैसे इन्होंने बोला सर इनवॉइस नंबर आएगा क्या, तो अगर किसी क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर का कॉलम दिया है तो आपको यहां पे एक इनवॉइस नंबर का भी कॉलम आपको बनाना पड़ेगा।
फॉर्मेट का काम हमेशा थोड़ा स्पीड से किए करो, हमेशा। जीएसटी की जो अकाउंटिंग है ना, अभी तक आपके सिलेबस में नोटिफाइड नहीं है, तो इसलिए जीएसटी के बारे में अपन बात नहीं करें। अगर इंस्टीट्यूट ने नोटिफाई कर दिया तो हम लोग उसको कवर करेंगे, अदरवाइज अभी तक जीएसटी के बारे में कोई इंस्टीट्यूट ने कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, तो हम लोग इसलिए इसको इग्नोर कर रहे हैं। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैं 3 ट्रांजेक्शन है, उसमें से एक ट्रांजेक्शन हम लोग मिलके बनाएंगे, बाकी दोनों ट्रांजेक्शन आप बना लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डेट बोलेंगे, क्या होगा? 4 अप्रैल, लिख दीजिए 4 अप्रैल। पहला ट्रांजेक्शन हमारा 4 अप्रैल का। और इसके बाद हमारा जो पर्टिकुलर्स के कॉलम है, सुनिएगा इसमें क्या आएगा। हम लोग सबसे पहले पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखते हैं किन से गुड्स हमने खरीदा, उसका नाम, मतलब हमारे क्रेडिटर का नाम। और इसके बाद क्या करेंगे, गुड्स का जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब क्या कितना क्वांटिटी खरीदा, क्या रेट का खरीदा, तो गुड्स का पूरा डिस्क्रिप्शन, क्योंकि इसमें कोई नरेशन अलग से नहीं होता। जनरल में तो हम लोग क्या लिखते हैं, नरेशन, तो इसमें पर्टिकुलरली क्या है आपका, नरेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। पहला हमने किससे खरीदा, बोलो? अजय इंटरप्राइजेस दिल्ली, तो आप लिखिएगा पर्टिकुलर्स में। इसको अंडरलाइन कर लेना, मतलब ये समझ लो एंट्री पास हो गई। परचेस अकाउंट डेबिट तो है ही है, सब में कॉमन। और 2 क्या हो गया, अजय इंटरप्राइजेस। बस लिखने का तरीका अलग है, इसमें 2 नहीं लिखते, सीधा नाम लिख देते कि हाँ इनसे गुड्स खरीदा, मतलब लेजर में उसके अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। ओके, हाँ। अब इसका डिटेल लिखते हैं, क्या क्या लिखा है। 100 डजन, जो लिखा है पूरा लिख देना। रेक्सोना हवाई चप्पल एट द रेट ऑफ 120 रुपीज पर डजन। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पर पीस होगा तो आपको मालूम है ना, एक डजन में कितने पीस, 12 पीस, तो ये ध्यान रखना। पर यहां पे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि परचेज भी डजन कर रहा है और रेट भी डजन का दिया है, तो कोई समस्या नहीं है। हाँ बताओ जरा, 100 इंटू 120 कितना है, 12,000। ये अमाउंट लिख दो, 12,000 रुपए। दोनों ऑप्शन है आपके पास। ये 12,000 आप इनर कॉलम में भी लिख सकते हैं, पर्टिकुलर्स में तो भी चलेगा, बाहर में भी लिख सकते हैं तो भी चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला क्या लिखा है, 200 डजन पालकी लेदर चप्पल एट द रेट ऑफ 300 रुपीज। ये भी क्या दिया, पर डजन। 200 डजन आपने खरीदा और एक डजन कितने का है, 300 का, तो 300 इंटू 200 कितना हो गया, 60,000। ये हो गया 60,000। टोटल कितना हो गया, 72,000। टोटल आ गया 72,000। ओके, हाँ। अब यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। ये 72,000 का अपने परचेस किया। अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%, तो ये कितना हो गया, 7,200। और ये माइनस करोगे ना तो जरूर से ब्रैकेट में डालना, ये ध्यान रखना। माइनस करोगे तो किस में लिखना, ब्रैकेट में। ओके, हाँ। अब बताइए 72,000 माइनस 7,200 कितना आ गया, 64,800। नेट परचेस का अमाउंट है 64,800। और इसके बाद फ्रेट कितना लगाया, 150, तो 150 का फ्रेट उसने जोड़ दिया प्लस 150, तो अमाउंट कितना आ गया, 64,950। इसका मतलब क्या हो गया, हमको अजय इंटरप्राइजेस दिल्ली को कितना पैसा देना है, 64,950। ये पूरा उसका हो गया डिटेल।
कि इतने का परचेस था, इतना ट्रेड डिस्काउंट है, नेट अमाउंट प्लस फ्रेट हो गया। बाकी दोनों बना लो फटाफट। पेबल, ये 3 कॉलम को आखिरी में टोटल लगा लेना। बस ध्यान एक ही चीज को रखना जरूर से, वो ये है कि आपको इधर दिया डजन, तो रेट भी डजन में होगा तो ठीक है, नहीं तो कभी कन्वर्ट करना पड़ सकता है, इसको ध्यान रखना। यहां पे पेयर है तो यहां पर भी पेयर वर्ड है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन लोग। इसमें भी कितना 10% मतलब 3400, बैलेंस बच गया 30,600, फ्रेट कितना है 200, तो बाहर में आ गया 30,800। इसके बाद आखिरी है 28 अप्रैल, ये हमने परचेस किया है तृप्ति इंडस्ट्री बहादुरगढ़ 40 पेयर एट द रेट ऑफ 400 रुपीज पर पेयर, ये हो गया 16,000। इसके बाद 100 डजन एट द रेट ऑफ 180 रुपीज पर डजन, 18,000। इसका भी टोटल कितना हो गया 34,000। डिस्काउंट कितना है 10%, 3400 माइनस इसका भी आ गया 30,600, और फ्रेड कितना दिया है 100, तो ये कितना आ गया 30,700। ये हो गया कंप्लीट। अब मैंने क्या बोला, आखिरी के 3 कॉलम को टोटल लगाइए जरा, केवल लास्ट 3 कॉलम्स, बाकी लगाओगे तो चलेगा, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, पर क्यों लगाया ना जबरदस्ती का। हाँ कितना रहे 1,26,450, 1,26,450। ओके, ये आ गया अपना आखिरी के 3 कॉलम का टोटल, ये आ गया अपने आखिरी के 3 कॉलम का टोटल। कोई ये बता सकता है क्या कि ये आखिरी के 3 कॉलम का अपने अकाउंटिंग के पर्पस के लिए कुछ तो कैलकुलेशन है, अपने अकाउंटिंग के पर्पस के लिए क्या क्या काम का है, कुछ बताएंगे क्या आप? ये कौन कौन सा अमाउंट काम का है? ये नेट अमाउंट क्या है मालूम है क्या आपको? यही तो परचेस का अमाउंट है जो अपने परचेस अकाउंट में जाना चाहिए। और ये कौन सा अकाउंट है? फ्रेड, जो अपना कौन से अकाउंट में जाना चाहिए? फ्रेड। और ये हो गया कि कितना पैसा उसको देना है। तो आखिरी के 3 कॉलम ही अपने काम के हैं। ये जो 2 कॉलम है ना, ये तो केवल क्या है बोलिए, कैलकुलेशन, जो मैं रफ में भी कर सकता था, पर मैंने क्या किया, उसको वर्किंग में दिखा दिया इसी के कॉलम में, ताकि जो भी हमारे परचेस बुक दिखे उसको पूरा डिटेल में पता चल जाए, इसलिए। करेक्ट है? तो अपने कॉलम, आखिरी के 3 कॉलम अपने काम के हैं, तो ये आखिरी के 3 कॉलम का अपने टोटल लगा दिया। तो ये हो गया आपका परचेस बुक कंप्लीट। अब 3 ट्रांजेक्शन है तो ऐसा बनेगा 30 होगा, तो 30 बनेगा, क्या फर्क पड़ता है। अब इंपॉर्टेंट इसके बाद है, नोट कीजिएगा, परचेस बुक बनाने के बाद आपको क्या बोला, लेजर में पोस्ट कीजिए। तो हेडिंग डालिएगा लेजर, अब ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने रेक्टिफिकेशन के टॉपिक के लिए। और ये अच्छे से समझ आना, तो हर सब्सिडी बुक का लेजर में पोस्टिंग का रूल यही है जो परचेस बुक से लेजर में पोस्टिंग का है। मतलब हर पोस्टिंग सीख जाएंगे अपन, ये पोस्टिंग को अपने को क्लियर हो गया। तो अब पहला सवाल है आपसे,
कि परचेस बुक वाले ने एंट्री पास किया पूरी परचेस बुक, उसके बाद वो पीछे एक आदमी लेजर लेके बैठा है, उसको दिया कि तू पोस्टिंग कर। तो आपको ये बताना है कि इस परचेस बुक को देखकर लेजर में तो अकाउंट होते हैं, मालूम है आपको, कौन कौन से अकाउंट वो ओपन करेगा? हाँ बोलते रहो, परचेस अकाउंट, बिल्कुल सही है। फ्रेट अकाउंट, एक परचेस अकाउंट, दूसरा फ्रेट अकाउंट, फिर क्या? क्रेडिटर्स के अकाउंट। और क्रेडिटर कितने अपने? 3। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में कितने अकाउंट ओपन होंगे? 5। एक परचेस का, एक फ्रेट का और 3 अपने क्रेडिटर हैं, तो तीनों क्रेडिटर के अकाउंट। करेक्ट। तो स्टार्ट करेंगे। परचेस अकाउंट फॉर्मेट वही होगा सर आपकी, जो 4 कॉलम डेबिट में 4 कॉलम क्रेडिट वाला, 8 कॉलम जो परचेस आपके अकाउंट लेजर में बनते हैं। फ्रेट अकाउंट 3 या 4 लाइन का लिखना ना, 4 लाइन से ज्यादा का मत बनाना। परचेस अकाउंट 4 लाइन का, फ्रेट अकाउंट 4 लाइन का, बस 4-4 लाइन छोड़ते आना। और मैंने आपको जो बोला ना, एक साथ लाइन खींच दो आप पूरा फॉर्मेट, फिर बीच में आप नाम लिखते आओ, परचेस हो गया, फिर फ्रेट हो गया, ऐसे करके जितने भी 5 अकाउंट है। इसके बाद है अजय एंटरप्राइजेस दिल्ली, बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली। नहीं ये लेजर नहीं बेटा, ये देखो ये अपन ने जो बनाया ना ये परचेस बुक है। और लेजर क्यों नहीं मैं बात करूंगा आपसे, अभी एक बार लिखिए इसको। ये परचेस बुक में देखिए, परचेस अकाउंट में क्या आता है बताइए? कोई भी परचेस। ये जो परचेस बुक है इसमें केवल क्या आ रहा है? क्रेडिट परचेस। तो परचेस बुक परचेस अकाउंट नहीं हुआ ना, क्योंकि इसमें तो आधे परचेस हैं। आधे परचेस कहां रिकॉर्ड होंगे? कैश बुक में। तो वहां से भी तो आएगा ना परचेस अकाउंट में। भाई मेरे को तो साल के आखिरी में क्या जानना रहेगा कि मेरा टोटल परचेस क्या है, तो वो कैसे मालूम चलेगा? जब मैं लेजर में परचेस का अकाउंट बनाऊंगा। और तीसरा नाम क्या है? तृप्ति इंडस्ट्री बहादुरगढ़। अब एक बात सोचना, हो गया अकाउंट ओपन कर दिया आपने। अब जरा इधर ध्यान दिएगा, लिखना एक बार बंद करेंगे, इधर ध्यान देंगे। ये तो बहुत छोटी सी परचेज बुक है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में आप सोचो ना क्या होता होगा। अप्रैल महीने में हो सकता है कि उसने 500 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए। परचेज बुक में कितने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है? 500। और तो नॉर्मल केस में तो क्या होता है, जब अपन एंट्री बनाते तो क्या होता है? परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, फिर परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो आप जितनी बार परचेस अकाउंट को डेबिट करोगे, परचेस अकाउंट के लेजर में उतनी बार परचेस अकाउंट में पोस्ट होगा। पर यहां प्रॉब्लम क्या है, सोचना कि परचेस जर्नल एंट्री बनाने के लिए 8 लोग बैठे हैं, पर लेजर तो एक आदमी बैठ के बना रहे हैं, तो उसका तो काम थोड़ा सा हल्का तो कर दो, क्योंकि वो बेचारा 8 लोग के काम को पोस्ट करेगा तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो उसको ना एक शॉर्टकट दिया गया है। अब जरा सोचना क्या होगा, ये परचेस बुक बना के आपने लेजर वालों को दिया। अब लेजर वाला क्या करेगा, ये ट्रांजैक्शन आपके कौन से महीने के? अप्रैल महीने के। वो एक एक ट्रांजैक्शन को पोस्ट नहीं करता, वो सीधा क्या दिखता है कि पूरा अप्रैल महीने का टोटल परचेस कितना दिखा उसको? 1,26,000। कितना दिखा? 1,26,000। तो वो सीधा सीधा क्या करेगा, अपने लेजर में जो परचेस अकाउंट है ना उसमें लिख देगा 30 अप्रैल को, अमाउंट लिखेगा 1,26,000। अब एक बात बताइए, 1,26,000 एक आदमी से तो परचेस नहीं कर रहे,
अपन तो 3 लोगों से खरीदे, और 3 क्या 100-200 लोग हो सकते हैं जिनसे गुड्स खरीद रहे हो। तो आप अमाउंट एक 26 लिखोगे तो नाम किसका लिखोगे? कोई एक आदमी का लिख नहीं सकते, और सबका भी नाम लिखना बेकार है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं टू सन्ड्री। क्या वर्ड यूज करते हैं? टू सन्ड्री। सन्ड्री का मतलब है बहुत सारे लोगों से मिलकर हमने गुड्स खरीदा है 1,26,000 का। ठीक है, तो काम हल्का हो गया देखो उसका, और बिल्कुल लॉजिकल मैं बात करूंगा क्यों 1,26,000 हो गया। फिर ये ब्रैकेट में लिख देगा टोटल क्रेडिट परचेज फॉर अप्रैल मंथ। टोटल क्रेडिट परचेज फॉर अप्रैल मंथ। ये शॉर्टकट अलाउड है। क्यों अलाउड है मालूम आपको? क्योंकि अगर कोई मेरे को बोलता है 1,26,000 की डिटेल बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा, परचेज बुक देख लो। ये परचेज बुक सीधा दिख रहा है ना 1,26,000। अब इसको किसी को डेट वाइज किसी को एंट्री दिखना है तो मेरे परचेज बुक्स में दिख रहा है कि 4 अप्रैल को इससे मतलब कुल मिला के अपना पर्पस सॉल्व हो रहा है। हर किसी को हमको डेट वाइज एंट्री है, हम परचेज बुक में डेट वाइज एंट्री कर चुके हैं, तो इसलिए लेजर में क्या होगा, मतलब कभी भी परचेज बुक से, सुनिएगा ध्यान से, परचेज बुक से परचेज अकाउंट में जब पोस्टिंग करते हैं तो इंडिविजुअल पोस्टिंग नहीं होगी। क्या बोला मैंने? इंडिविजुअल पोस्टिंग नहीं होगी। समझ रहे क्या इंडिविजुअल पोस्टिंग का मतलब? ये मैंने 3 बार परचेज किया है तो मैं 3 बार पोस्टिंग नहीं करूंगा, मैं एग्रीगेट अमाउंट से पोस्टिंग करता हूं। किससे? एग्रीगेट अमाउंट से। मतलब ये परचेज बुक का जो महीने भर का जो टोटल है ना, ये मैंने डायरेक्ट एक साथ पोस्ट कर दिया। अब यहां पर इस क्वेश्चन में महीने भर का पोस्ट कर दिया, क्या ऐसा कानून है क्या कि एक महीने का ही पोस्ट करोगे? ऐसा कोई कानून नहीं है। मैं चाहूं तो अपने यहां सिस्टम बना सकता हूं, 15 दिन का जो टोटल अमाउंट आएगा उसको पोस्ट करूंगा। तो क्वेश्चन में जैसा बोलेगा, यहां पे 1 महीने का ट्रांजैक्शन है तो मैं 1 महीने के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा और उसको एक साथ परचेस अकाउंट के डेबिट में पोस्ट कर दूंगा। करेक्ट? हां, अब आते हैं फ्रेट अकाउंट। क्या लगता है सर, फ्रेट अकाउंट में इंडिविजुअल पोस्टिंग होगी कि एग्रीगेट? एग्रीगेट, क्योंकि उसका भी डिटेल मैंने परचेज बुक में एकदम सिस्टमेटिकली रखा है, तो यहां पे आप शॉर्टकट में जा सकते हो। पोस्टिंग की साइड होगा डेबिट साइड, क्योंकि आपका एक्सपेंस है। क्या लिखोगे बोलिए? टू सन्ड्री, सेम चीज लिखोगे, और टोटल फ्रेट फॉर अप्रैल मंथ। इसको आप ऐड कर सकते हैं एज पर परचेज बुक। ये नरेशन है, आप बिल्कुल अपने हिसाब से लिख सकते हैं। हम बता रहे कि 450 रुपए का डिटेल चाहिए ना, तो आप हमारा परचेज बुक देख लो। परचेज बुक में 450 का पूरा डिटेल मिल जाएगा, एक कॉलम पूरा बना हुआ है, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होगी। क्या क्या चीज एग्रीगेट से हुआ बोलो? आप अगर परचेज बुक बनाते हो ना, तो परचेज बुक का जो परचेज का टोटल है वो एग्रीगेट अमाउंट से परचेज अकाउंट में जाएगा। जो फ्रेट का जो टोटल है वो एग्रीगेट अमाउंट से किस में जाएगा? फ्रेट अकाउंट के डेबिट में। ठीक है? हां, अब आते हैं अपन ये तीनों के अकाउंट में, अजय इंटरप्राइजेस, बालाजी ट्रेडर, तृप्ति इंडस्ट्री। अब एक मैं क्वेश्चन लेता हूं आपसे, यहां तो तीनों अलग अलग नाम है, पर हो सकता है कि क्वेश्चन में ऐसा होता, ऐसी एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए एक और ट्रांजैक्शन दिया रहता है 29 अप्रैल का, इसमें नाम दिया रहता है वापस से बालाजी ट्रेडर्स। ऐसी कुछ अमाउंट लेता हूं, यहां पे ले लो 40,000 रुपए, यहां पे ले लो 200 रुपए, और यहां पे ले लो 40,200 रुपए। ऐसे ही एक चौथे नाम, अगर 4 ट्रांजैक्शन दिया रहता सपोज। ओके, हां, अब हम लोग पोस्टिंग करने के बारे में बात करते हैं। अभी जो अजय इंटरप्राइजेस है, ये बालाजी ट्रेडर के बारे में सोचिएगा। पहले आप ये बताओ, ये जितने भी आपके नाम है लोगों के पर्सनल अकाउंट, इनमें आप डेबिट में पोस्ट करोगे कि क्रेडिट में? क्रेडिट में। क्यों क्रेडिट में पोस्ट करोगे? ये अपनी लायबिलिटी है, अपने क्रेडिटर है, क्रेडिट में पोस्ट करोगे। बिल्कुल। पोस्टिंग जो करोगे इंडिविजुअली करोगे कि एग्रीगेट से? ये क्वेश्चन है।
मतलब जैसे इसका मतलब क्या हुआ, बालाजी ट्रेडर्स से अपने 2 बार गुड्स खरीदा, तो कितने कितने का खरीदा, 30,800 रुपए देना है और एक देना है अपने को 40,200, तो मैं 30,700 और 40,200 2 बार लिखूं, या दोनों को मैं जोड़ के 30,700 प्लस 40,200 ये जो अमाउंट आ रहा है 70,900 ये एक ही लिखूं, मतलब इंडिविजुअल पोस्टिंग करूंगा या एग्रीगेट से? या सब कुछ भी कर सकते हैं, एक ही बात है, ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है। रेक्टिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी बात करें, परचेज बुक से जब आप पर्सनल अकाउंट में या जब आप क्रेडिटर के अकाउंट में पोस्ट करोगे, वो हमेशा इंडिविजुअली पोस्टिंग करोगे। कैसे पोस्टिंग करोगे? इंडिविजुअली। लॉजिक समझ लो, अगर मैं 70,900 रुपए से पोस्टिंग करता हूं, तो क्या मेरे परचेज बुक्स में क्या 70,900 का कोई अलग से अमाउंट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो मालूम कैसे चलेगा कि भाई 70,900 कहां से? इन दोनों में क्या हो रहा है देखो ना, 126 दिख रहा है, 450 दिख रहा है, आपको पूरा एक कॉलम बना हुआ है। इसमें क्रेडिटर के कॉलम थोड़ी बनते हैं, तो इसलिए ये टैली करना संभव नहीं है। ऐसा बीच बीच में थोड़ी कोई टोटल लगाएगा। तो इसलिए क्या रूल है कि जब क्रेडिटर अकाउंट में पोस्ट करोगे ना, तो वो कैसे करोगे? इंडिविजुअली पोस्टिंग करोगे। ठीक है, तो अब इंडिविजुअल पोस्ट करना चालू करते हैं। ये तो 40,200 मैंने ऐसे ही लिखा था। हाँ, अब चलिए पोस्ट करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहला क्या लिखेंगे बोलो? अजय इंटरप्राइजेस। डेट लिखना, क्या 30 अप्रैल आएगा क्या? यहां पर क्या आएगा? 4 अप्रैल। ध्यान रखना, परचेस ऑफ फ्रेट में कितना आया था? 30 अप्रैल, क्योंकि महीने भर का टोटल एक साथ पोस्ट करे थे। ये इंडिविजुअल पोस्टिंग करना है तो क्या आएगा? 4 अप्रैल। हाँ जी सर, क्या आएगा बोलेंगे क्या? बाय क्या? बाय परचेस कितना कितना? 64,800। और क्या? बाय फ्रेट कितना? 150। टोटल कितना हो गया? 64,950। आप एंट्री याद करो, अगर एंट्री बनाते तो क्या बनाते? परचेस अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू अजय इंटरप्राइजेस। तो अजय को आपने क्रेडिट किया तो क्रेडिट में पोस्ट करोगे, और सामने दो दो नाम है तो दोनों का रेफरेंस आएगा। परचेस अकाउंट भी है, फ्रेट भी है, और सीधा सोच सकते हैं हमको अजय इंटरप्राइजेस को 64,950 देना है। किस बात का देना है? तो परचेस का 64,100 और फ्रेट का 150। हाँ, बस आप पोस्ट करते हो फटाफट। बालाजी ट्रेडर्स, क्या डेट है? 15 अप्रैल। सेम आएगा ना, बाय परचेस और बाय फ्रेट। बाय परचेस और बाय फ्रेट क्या क्या अमाउंट था? 30,600 और 200, ये हो गया 30,800। और आखिरी तिप्ती इंडस्ट्री 20 अप्रैल, बाय परचेस 30,600 और बाय फ्रेट 100 रुपए, टोटल हो गया 30,700। ये हो गया सर अपना पोस्टिंग का काम खत्म। अब नेचुरली आप चाहें तो क्या कर सकते हैं? चाहे तो बैलेंस निकाल लो, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन चाहे तो निकाल सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, इतना भी लिखोगे तो चलेगा। अपने बुक में जो पेज नंबर 37 है उसको एक बार निकालिएगा। पेज नंबर 37, इसको जरा अंडरलाइन कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन ऑफ 5 है, जो हम लोग ने बात किया ना, वो आपको थ्योरेटिकल वे में दिया हुआ है। देखिए
पोस्टिंग इन लेजर, लेजर में पोस्टिंग कैसे होगा? देखिए पार्टी अकाउंट, पार्टी अकाउंट का मतलब क्या हो गया? डेटर क्रेडिटर के अकाउंट, ठीक है। क्या लिखा है? विल बी डेबिटेड क्रेडिटेड विथ इंडिविजुअल बिल अमाउंट, इंडिविजुअल बिल अमाउंट। 4 बार खरीदोगे ना एप्रिल में तो 4 बार उसके अकाउंट में पोस्ट होगा। और परचेस और सेल अकाउंट में देखो क्या लिखा है? टोटल ऑफ परचेस और सेल। अभी अपने परचेस बुक पढ़ा तो परचेस अकाउंट में पोस्टिंग कैसे होगा? एग्रीगेट अमाउंट से।